नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हम अपना ये लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में कुछ ऐसे विषय खेती किसानी से संबंधित आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके और भी ज़्यादा आसान हो सके। कुछ ऐसे विकल्प भी आपको बताते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए जिससे कि आप लाइव फोन कार्यक्रम में अपने प्रश्न जो है वो सीधे हमारे विशेषज्ञों से पूछ सके। तो आइए सबसे पहले आपको अवगत करवा दें हम आज किन विषयों पर जो है वो जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो अपने लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और इसके साथ ही हम जानकारी हासिल करेंगे सर्दियों में सब्जियों में पोषक तत्व व कीट प्रबंधन की। इन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो हमारे टोल फ्री नंबर्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061 और इसके साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। हमारा तीसरा विकल्प है हमारा ईमेल आईडी जो कि है hellokisan2015@gmail.com। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है और ये हमारा तीसरा विकल्प है जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और विषय से संबंधित अपने प्रश्न जो है वो हमें सीधा ईमेल के जरिए भी आप भेज सकते हैं। आइए आपका सबसे पहले परिचय करवा दें। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार और जो कि हमें ज़्यादा जानकारी देंगे कि सर्दियों के इस मौसम में कैसे सब्जियों में आप कीट प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और तो वहीं दूसरी ओर स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी जो कि प्राकृतिक खेती के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं, बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो, जिससे कि साफ आवाज़ में जो है वो आपका प्रश्न हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचे और वो आपकी समस्या का समाधान कर पाए। तो आइए सबसे पहले हम रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार जी का। तो डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त सर्दियों के इस मौसम को देखते हुए आप हमारे किसान भाई बहनों को ये जानकारी देते कि फिलहाल हमारे खेतों में कौन कौन सी सब्जियां जो है वो लगी हुई हैं और किस तरीके से उनकी अभी देखभाल करने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में खासकर हम उत्तरी भारत की बात करते हैं और भारतवर्ष में पूरे भारत की बात करते हैं तो सर्दियों में ही जो ज़्यादातर सब्जियां लगाई जाती है सर्दियों के मौसम में ही लगाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से जो है जितने भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, जड़ वाली सब्जियां हैं, इसके अलावा टमाटर, बैगन, मिर्च भी है, तो जिसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की खेती इसी मौसम में की जाती है। और इस मौसम में जो सब्जियां की जाती है उनकी जो है पोषक तत्व प्रबंधन और कीटों की कैसे नियंत्रण करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। तो सर्दियों के इस मौसम में इस वक्त हमारे खेतों में फिलहाल कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो लगी हैं, कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है, कैसे आपने सिंचाई प्रबंधन करना है, तो वहीं दूसरी ओर पोषक तत्व प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी है। तो ये तमाम बातों पर डालेंगे नज़र और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमारे से सीधे पूछ सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। इस समय खेतों में बहुत सी सब्जी फसलें लगी हुई हैं। ऐसे में इन सब्जी फसलों में पोषक तत्व और कीट प्रबंधन करना जरूरी है। नवंबर में रोपी गई टमाटर की उन्नत किस्मों में प्रति हेक्टेयर 88 किलोग्राम यूरिया और संकर किस्मों के लिए 130 किलोग्राम यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग के 20 से 25 दिनों बाद दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। वहीं लहसुन की फसल में नाइट्रोजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें और बुआई के 50 से 60 दिनों के बाद 74 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्याज की बात करें तो अगर मिट्टी की जांच उपलब्ध नहीं हो तो रुपाई से 15 से 20 दिनों पहले 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालें और रुपाई के समय 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 80 से 100 किलो पोटास मिट्टी में मिलाएं। वहीं मिर्च में रुपाई से पहले खेत में लगभग 10 टन गोबर की सड़ी खाद, 1 बोरा यूरिया, 1.7 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरा पोटाश का इस्तेमाल करें।
पोषक तत्व प्रबंधन के साथ ही सब्जी फसलों में कीट प्रबंधन भी जरूरी है। सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहें। आलू, टमाटर और मिर्च को माहू कीट से बचाने के लिए मैकोजेब 0.2% के साथ मोनोक्रोटोफॉस 0.04% के घोल का छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें कि सब्जी फसल में किसी तरह की दवा का छिड़काव करने के पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो सर्दियों के इस मौसम में किस तरीके से सब्जियों की करनी है देखभाल, अभी आपने हमारे इस विशेष पैकेज में जाना। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर मनोज, अब आपसे हम प्राकृतिक खेती को थोड़ा बहुत समझना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है और हमारे किसान इसे कैसे अपना सकते हैं। अभी आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे क्योंकि इसके बाद हमारी एक रिपोर्ट है, उसके बाद हम आपसे इसके बारे में विस्तार से जरूर जानकारी हासिल करेंगे। आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है डॉक्टर मनोज। आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राकेश, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस वक्त बहुत से जो है वो समस्याएं किसानों के समक्ष जो है वो खड़ी होती हैं। साथ अगर हम यहाँ पर बात करें पाले की समस्या को लेकर, सबसे पहले तो पाले की समस्या से किस तरीके से हमारे किसान जो है वो निजात पा सकते हैं, कैसे अपनी फसल की देखभाल करें ऐसे में? अभी जो मौसम का समय चल रहा है, अभी मौसम में बहुत ठंडक है और इस हालात में किसानों को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप देखेंगे सुबह और शाम के समय आपको पता चल जाएगा कि आज रात में ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो ये कोशिश करें कि जहाँ पे भी, जैसे खासकर हम आलू की खेती की बात करते हैं, क्योंकि आलू में, टमाटर में पाला मारने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस समय किसान भाई क्या करें कि आप सुबह में या शाम के समय आप इरिगेशन कर दें, सिंचाई कर दें, जिससे कि जो तापमान है वो कंट्रोल हो जाता है। साथ ही साथ आप 2 ग्राम सल्फर का 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव करते रहे बीच बीच में, जिससे कि आपकी फसल जो है पाले से सुरक्षित रह सकती है। बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं डॉक्टर मनोज के साथ। डॉक्टर मनोज, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? बिल्कुल, आपके साथ हम एक बार फिर से जो है वो जुड़ने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर मनोज, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं साफ जो है वो मिल पा रही है। और एक बार फिर से हम यहाँ पर डॉक्टर राकेश के पास चलते हैं। डॉक्टर राकेश, अब आपसे फ़िलहाल ये जानना चाहूँगी कि अभी हमारे खेतों में जो है वो कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हैं, और थोड़ा विस्तार से बताएँ कि कैसे हर एक सब्ज़ी की जो है वो देख रेख करनी चाहिए। अभी जो मुख्य रूप से सब्जियां लगी हुई है, ज़्यादातर आप क्षेत्रों में देखेंगे कि आलू, लहसुन, प्याज, इसकी खेती की जा रही है। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों में आपने फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन सब्जियों की खेती की जा रही है। जो जड़ वाली सब्जियां हैं, जड़ वाली सब्जियों में मुख्य रूप से जो खेती की जा रही है, जिसमें मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, इनकी खेती लंबे स्तर पर किसानों द्वारा की जाती है। और ख़ासकर इस मौसम में पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी, धनिया, सरसों, साग, बथुआ, इन सारी की भी खेती जो है किसान भाइयों द्वारा कुछ जगहों पे, ज़्यादातर जो परिनगरीय क्षेत्र है, जहाँ शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे किसान भाई विदेशी सब्जियों की खेती, जैसे एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी कहते हैं, ब्रोकली है, लेट्यूस है, पार्सल है, रेड कैबेज, इन सब्जियों की भी खेती जो शहर के आसपास है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट है और आसानी से वहाँ बिक जाती है। तो इन सारी सब्जियों की खेती जो है इस मौसम में की जाती है। और जो खासकर ध्यान देने जो बातें हैं, अभी चर्चा में हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया कि इस समय जो खासकर सब्जियों में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम पोषक तत्व का प्रबंधन नहीं करते हैं तो बहुत प्रकार की दैहिक व्याधियाँ और बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए किसान भाई को खासकर, जैसे आपने रिपोर्ट में भी देखा कि इसमें जितनी भी सिफारिश की गई खाद है, पोषक तत्व है, जैसे हम यूरिया, फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं, साथ ही साथ जब हम सब्जियों की बात करते हैं, तो आमतौर पर जो सब्जियों की खेती होती है और अनाज की खेती होती है, इनमें पोषक तत्व की बहुत अंतर होता है। क्योंकि अनाज वाली फसलों में जैसे हम गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं,
उसमें 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाते हैं। लेकिन अगर हमें सब्जियों की खेती में डालनी हो तो ये 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि सब्जियों में जो है पोषक तत्व की मात्रा अधिक होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पत्तियों का विस्तार भी ज़्यादा होता है और इसमें बढ़वार भी ज़्यादा होता है। तो हमने विशेष ध्यान देना है कि सर्दी के मौसम में जो है पोषक तत्व का प्रबंधन करना। साथ ही साथ अगर आपने लगा दिया है तो हमने अगर बेसल डोज जैसे अभी रिपोर्ट में भी दिखाई गई थी कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है बुआई के समय डाल देना होता है, और हम नाइट्रोजन की जो मात्रा है विभिन्न स्प्लिट डोजों में थोड़ा थोड़ा करके हम 2-3 बार में देते हैं, जिससे कि पौधों को उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ हैं जिसमें बहुत थोड़े बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म तत्व की कमी होती है, उसकी कमी की अवस्था में बहुत सारे ऐसे फसल है जिसमें ये देखा जाता है कि किसान भी भ्रमित हो जाते हैं कि ये पोषक तत्व की कमी है या बीमारी है। तो उस स्थिति में किसान भाई को ये बहुत समझना जरूरी होता है कि हमने इन सारी चीज़ों को समझ के फिर हम उसका प्रयोग करें। बिल्कुल। और इसी के साथ आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज हम जो है वो बात कर रहे हैं सर्दियों के इस मौसम में सब्जियों के अंदर किस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन आप कर सकते हैं और कीटों और रोगों का प्रकोप कम से कम हो या ना के बराबर हो, उसमें किस तरीके से आपने जो है वो देखभाल करनी है। प्राकृतिक खेती के बारे में भी हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है, उसे हमारे किसान कैसे अपना सकते हैं और प्राकृतिक खेती के जरिए कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका चयन जो है वो किया जा सकता है। तो ये तमाम बातों पर आज हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपके मन में इन विषयों से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि है 1800113060 और 61। साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717, इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न सर्दियों में सब्जियों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या आप प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ जुड़कर आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इसके जरिए भी मेल के जरिए आप अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर राकेश, अब मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी कि जैसे इस वक्त हमारे उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी जो है वो सर्दी जो है वो पड़ रही है, खासतौर से अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों की। तो ऐसे में किसान जो है वो अपनी फसलों का किस प्रकार से रखरखाव करें, खासतौर से अगर हम जानकारी हासिल करना चाहें सिंचाई से संबंधित, तो किस तरीके से जो है वो हमारे किसानों को सिंचाई करनी चाहिए और कितनी बार जो है वो सिंचाई करनी चाहिए? सब्जियों में जो हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, खासकर जहाँ पे जैसे राजस्थान, हमारा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है और उत्तराखंड का कुछ एरिया है जहाँ पे तापमान बहुत कम अभी इस समय चल रहा है। तो उस स्थिति में किसान भाई को निरंतर जो है निरंतर सिंचाई करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पे पानी की कमी है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हर जगह पे जहाँ पे पानी की कमी है उस जगह पे सिंचाई जो है फव्वारा विधि के माध्यम से, या आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि हर क्षेत्र में ग्राउंड वाटर कम है। तो उस स्थिति में हमने क्या करना है कि जो जहाँ पे भी जैसे सरकार भी, भारत सरकार ने इन राज्यों में जो है MIDH के माध्यम से जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, इस पे अनुदान भी दिए जा रहे हैं। और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर होते हैं वहाँ से किसान भाई संपर्क करके और इन व्यवस्था का फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिससे कि हम कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि हम सर्दियों में खासकर जो सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है, ये हमने विशेष ध्यान देना होता है कि अगर शाम के समय किसान भाई ये अवश्य जांच कर ले कि मौसम बहुत ठंडी है और ये हो सकता है कि रात में पाला पड़ने की संभावना है जी। तो शाम के समय किसान भाई सिंचाई अवश्य कर दे। बिल्कुल। और इसके साथ ही आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर डॉक्टर मनोज का जो है वो रुख करते हैं और प्रयास करते हैं उनसे बातचीत करने का। डॉक्टर मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी मैम जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, प्राकृतिक खेती के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है और हमारे किसान उसे कैसे अपना सकते हैं? हाँ, ये प्राकृतिक खेती से तात्पर्य है कि हमारे पास अगर एक देशी गाय है
तो उसके देशी गाय के गोबर, गौमूत्र और इसके साथ ही साथ बेसन और गुड़ की सहायता से हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमने रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग करके अपनी जो मिट्टी है उसकी दशा और उसकी प्राकृतिक अवस्था में बहुत सारा परिवर्तन कर दिया है, जिसकी वजह से हमको उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती को अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उसमें जो पोषक तत्व हैं, वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती को आपसे और भी ज्यादा हम विस्तार से समझेंगे। पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का उपयोग ही किया जाता है। प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। प्राकृतिक खेती से न सिर्फ सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। प्राकृतिक खेती के इतने सारे फायदों को देखते हुए सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अधिक किसानों को शामिल करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP को बढ़ाकर प्राकृतिक खेती पर प्राकृतिक मिशन NMNF तैयार किया है। NMNF अगले 4 वर्षों में 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। तो अभी आपने प्राकृतिक खेती पर देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और इन दोनों ही विषयों के संबंध में हासिल करेंगे कुछ और खास जानकारियां। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्दियों के उस मौसम में आपने अपनी सब्जियों में किस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करना है और कैसे कीटों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमारे टोल फ्री नंबर्स आप जानते हैं 1800113060 और 61, व्हाट्सएप नंबर 8800520717 और हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इन तीनों में से कोई भी विकल्प आप अपनाकर अपने प्रश्न जो है हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारे पहले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ, इस समय जो आलू में रोग लगते हैं और कीट लगते हैं तो उनको बचाने के लिए हमें इस समय कौन सी सावधानी? बिल्कुल, आलू की फसल में रोग और कीट प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर राकेश, क्या बताएंगे? आपकी आलू की फसल में जो अभी विशेष आप ध्यान दें कि जैसे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अभी सर्दी का मौसम है तो पहले तो पाला से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप आलू को शाम के समय आपको लग रहा है कि आप पाला पड़ने की संभावना है तो आप उसमें पहले तो सिंचाई कर दें। दूसरी एक बीमारी आती है जिसको अगेती झुलसा बोलते हैं। अगर आलू आपका 45 से 50 दिन का आसपास हो गया, जैसे एक मेड़ से दूसरी मेड़ के पौधे आपस में टच करने लगे हो, तो आप इस पे मैनकोजेब M45 का आपने 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है, जिससे जो भी आपकी फफूंद जनित बीमारियां हैं उसे आप बच सकते हैं। अगर आपने कोई भी कीट का प्रकोप अगर दिखाई दे रहा हो, पत्तियां सिकुड़ रही हो, तो आपने उसमें इमिडाक्लोरोपिड का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करेंगे तो जो भी चूसने वाले कीट है उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए एक बार फिर से हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर मनोज, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है और हमारे किसानों को प्राकृतिक खेती क्यों अपनानी चाहिए? देखिए, अभी तक हमारे किसान भाई रासायनिक विधि से खेती कर रहे थे और रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो मिट्टी के जो मित्र कीट हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगे थे। जैसे कि केचुआ है, केचुए को हमारे जो किसान भाई हैं सब हरवाहे के रूप में भी जानते थे, जो कि हमारी मिट्टी को ही खाकर नीचे जाता था, फिर नीचे से ऊपर आता था, तो मिट्टी की जो वायु संचार है और इसके साथ साथ जल धारण क्षमता बढ़ती थी। लेकिन अंधाधुंध जो हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया उसकी वजह से हमारे जो मित्र कीट केचुआ है वो धीरे धीरे हमारी मिट्टी में से विलुप्त होने लगा। चाहे वो कृषि रसायनों का प्रयोग हो अधिक या रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग हो, इन दोनों वजहों से हमारी खेत की मिट्टी की दशा जो है प्राकृतिक रूप से उसका स्वरूप भी चेंज हो रहा था। इसलिए हमको प्राकृतिक खेती को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती से अगर हम खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती में हमको एक देशी गाय की आवश्यकता है। देशी गाय का गोबर, गौमूत्र हमारे लिए अमृत के समान हमारी मिट्टी में काम करता है और इस विधि से अगर हम खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर राकेश, आपके लिए जो है वो प्रश्न आए हैं और व्हाट्सएप के जरिए इनको कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमें अंकुर कुमार सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से ये पूछा है कि आलू की फसल में पाला व गोभी वर्गीय सब्जी फसलों में पत्ती छेदक कीट का प्रकोप हुआ है तो कैसे निवारण करें? पाला से जो कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया कि और आलू अगर है और पाला से बचने के लिए आपने बताया कि आपने शाम के समय अपने सिंचाई करनी है। साथ ही साथ अगर उसमें आप ज़्यादा संभावना लग रही है तो 2 ग्राम जो सल्फर है प्रति लीटर के हिसाब से आप उसको स्प्रे करें। और गोभी में जो पत्ती छेदक कीट है, क्योंकि आपने क्या होता है कि ज़्यादातर किसान भाई निगरानी नहीं करते रहते हैं, जिससे ज़्यादा अगर नुकसान होने के बाद वो कहीं पे भी कृषि विशेषज्ञ या दवा का लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसान भाई को शुरुआती दौर में जैसे 1-2 पत्तियों पर ही अगर कीटों का प्रकोप होता है उस अवस्था में ही इनको करना चाहिए। और उसी दौरान अगर हो सके तो आप, जैसा कि हम प्राकृतिक खेती की बात चल रही है, तो उसमें हमने
पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि निगरानी करनी चाहिए। अगर 1-2 कीट है तो उसको आपने मैनुअली उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अगर उसमें शुरुआती स्टेज है तो आप नीम ऑयल का 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपने डाइमेथोएट का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो आपका जो पत्ती छेदक कीट है उसका नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर मौजूद है, पूनम चंद जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं पूनम चंद जी? मैडम नमस्ते, हमारे इधर आलू लगाते हैं। आपका प्रश्न जी, अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। हमारे इधर आलू लगाते तो ये आलू को है ना बीमारी बहुत जल्दी मिल जाती है। आलू की फसल में बीमारी का प्रकोप हुआ है? हाँ, ये साग वाली। नहीं, पत्तियां जल रही है या जड़ों में कोई दिक्कत आ रही है? पत्तियां जल रही है या जड़ों में कोई दिक्कत आ रही है? पत्तियों पे आ रही है। तो अभी कितने दिन की हो गई आलू आपकी? आलू अभी कब 1.5 महीने के। 3। आपने अभी क्या है कि सर्दी के मौसम में अगर ओस पड़ती है और सुबह में अगर वो ओस जो है जम जाता है तो जिसको हम पाला बोलते हैं, आपने अगर 90 दिन की हो गई है तो आप रीडोमिल का 2 ग्राम के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, जिससे आपकी जो फफूंद जनित बीमारी है ये, जिसको हम पछेती झुलसा भी आगे आप देखेंगे पूरे पत्तियां जल जाएगी, तो उसे बचने के लिए आपने रीडोमिल का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आसानी से इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल। और वहीं डॉक्टर राकेश, आपके लिए व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ प्रश्न और आए हैं। राजस्थान से हमें राजेश कुमार जी और किरण जी ने जो है वो हमें मैसेज भेजा है, और वो ये जानना चाहते हैं कि फूल गोभी की फसल, इसके साथ ही आलू और मटर की फसल में क्या नैनो यूरिया और नैनो DAP का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे क्या लाभ होता है? निश्चित तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आमतौर पर जो किसान हैं, जो भी सब्जियां हैं, उनमें जो पोषक तत्व डालते हैं वो बेसल डोज के हिसाब से डालते हैं। जैसे DAP, पोटास, यूरिया को मिट्टी में ही देते हैं बुआई के समय, लेकिन किसान भाई को आगे भी फोलियर स्प्रे के माध्यम से, जो हम परिणीय छिड़काव बोलते हैं, इसके माध्यम से भी जैसा इन्होंने बताया कि नैनो यूरिया और DAP का स्प्रे करना चाहिए। उसमें नैनो यूरिया और DAP का जो लिक्विड फॉर्मेशन है उसमें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे निश्चित तौर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें एडिशन के तौर पे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का, क्योंकि ज़्यादातर जो सूक्ष्म तत्व की कमी होती है, आप देखेंगे कि पत्तियों पे नीले रंग का पत्तियां हो जाता है या पत्तियां पीले और हरे रंग की दिखाई देती है, जिसमें मैग्नीज की कमी होती है। अगर आपका पिंक कलर है या बैगनी कलर हो रहा है तो फास्फोरस की कमी हो। इस चीज़ का आपने विश्लेषण करना है और निश्चित तौर पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ नईमुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद हैं झांसी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी, रसायन खेती और प्राकृतिक खेती में उत्पादन और गुणवत्ता को लेकर क्या कोई अध्ययन कार्य भी किया गया है जिससे ये पता लगे कि ये दोनों प्रभावित नहीं होंगे? क्योंकि ये सलाह दी जाती है कि पूरे खेत में जो है प्राकृतिक खेती ना करें किसान, तो क्या सही है? मार्गदर्शन देने की कृपा करें। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न डॉक्टर मनोज इन्होंने पूछा है, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, इनका बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती के अंतर्गत रासायनिक खेती तो हम लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसका कि हमने दुष्परिणाम देखा कि हमारे जो पोषक तत्व हैं उस हमारे अनाज में से, फल में से, सब्जी में से पोषक तत्व गायब हो रहे हैं। जो पहले एक मिठास पाई जाती थी वो अब हमारे अनाज में भी नहीं है, फलों और सब्जियों में भी मिठास धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो इसी के लिए प्राकृतिक खेती की बात हम करते हैं। तो प्राकृतिक खेती में उसके कई आयाम हैं, जैसे बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत। यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमको पहले 3 साल तक तो उत्पादन में कमी आएगी, लेकिन उसके बाद हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और जो हमारा उत्पाद तैयार होगा वो हमारा उसको अधिक मूल्य मिलेगा, और उसको अगर हम बेचते हैं तो हमारा खेती से जो आय है वो भी बढ़ेगी। इसलिए प्राकृतिक खेती की सलाह दी जाती है और इसके अध्ययन लगातार किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती से नुकसान की अपेक्षा फायदे ज्यादा हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में जो
जीवांश कार्बन है उसकी प्रतिशतता भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ जो जीवांश पदार्थ हैं हमारी मिट्टी में से जो मिट्टी को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, वहां पर भी इस दिशा में भी अच्छा प्राकृतिक खेती से अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, प्राकृतिक खेती अगर हम लगातार 3 साल तक लगातार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका कोई दुष्प्रभाव भी मिट्टी पे नहीं पड़ेगा और उत्पादन भी ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो निश्चिंत होकर ये प्राकृतिक खेती करें, लेकिन प्राकृतिक खेती के जो आयाम हैं उनको जरूर अपने खेती में समावेश करें, क्योंकि जैसे मान लीजिए 100 किलो बीज का इनको उपचार करना है, तो वो बीजामृत जो तैयार करना है उसके लिए इनको 5 किलो देशी गाय का गोबर चाहिए, 5 लीटर गौमूत्र चाहिए, इसके बाद 500 ग्राम जो हमारा बेसन है किसी भी दाल वाला वो चाहिए, और 2 से 250 ग्राम गुड़ चाहिए। इतनी चीजें अगर इनके पास हैं तो ये जीवामृत बनाकर उस 100 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकते हैं, और शोधन करने के बाद उसकी बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें गुणवत्ता अच्छी होगी और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसे कि आपने अपने जानकारी में बताया कि प्राकृतिक खेती काफ़ी लाभकारी है और हमारे किसानों को रासायनिक खेती से मुक्त होकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार जो है वो ख़राब भी होती जा रही है और इसका असर कहीं ना कहीं मानव शरीर में भी जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ एक प्रश्न आपसे मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपनी बातों में बताया कि अगर हम प्राकृतिक खेती की ओर रुख करते हैं तो 3 साल तक जो उत्पादन है वो कम मिलेगा और उसके बाद जो है वो उत्पादन अच्छा मिलना शुरू होगा। तो किसानों के नज़रिए से मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ कि 3 साल तक अगर हमें किसानों को अगर उत्पादन कम मिलता है तो क्या उस दौरान उनकी किसी आर्थिक स्थिति पे जो है वो क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, इसीलिए जैसे कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्राकृतिक खेती को पूरे खेत में एक साथ करने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती कि अगर हमारे पास 2 बीघा खेत है तो उसमें से हम आधे को प्राकृतिक खेती से करें, प्राकृतिक विधि से करें, और दूसरा रासायनिक खेती करें। तो जहां पर हमारा प्राकृतिक खेती से जो लाभ होगा वो हमारा आर्थिक रूप से लाभ अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारा जो अनाज उत्पादित होगा उसका मूल्य ज्यादा मिलेगा। जो रसायन मुक्त हम खेती कर रहे हैं वहां पर हमको मूल्य ज्यादा नहीं मिलेगा, उत्पादन हमारा प्रभावित नहीं होगा। तो हमारा जो प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद है वो जब ज्यादा मूल्य में बिकेगा तो जो हमारा रसायन मुक्त खेती से जो हमारा आर्थिक लाभ की कमी हो रही है वो हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए दोनों को हम लोग इसीलिए कहते हैं कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर उसको अगर 3 साल तक करते हैं, उसके बाद अगर हम पूरा प्राकृतिक खेती में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान नहीं होगा और हमारा आर्थिक लाभ ही लाभ होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो हमारे किसानों को दी है। इसके साथ ही हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और इन विषयों पर आगे चर्चा को रखेंगे जारी। आपका ही मजा, ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्दियों के इस मौसम में सब्जियों की किस तरीके से देखरेख की जा सके, कैसे पोषक तत्व प्रबंधन और कीटों का प्रबंधन जो है वो किया जा सके। विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी के जरिए भेज सकते हैं। स्टूडियो में डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और स्काइप के जरिए डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के बारे में दे रहे हैं कुछ खास जानकारियां। हमारे अगले कॉलर राम जी लाल यमुनानगर हरियाणा से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो राम जी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं सर? मैं ये जानना चाहता हूँ मैन जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने प्याज लिया रखे जी 15 दिन हुए। आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए जल्दी से। टीवी का वॉल्यूम करो। मैं प्याज लिया रखे 15 दिन हुए। 15 दिन प्याज लिया रखी, उनमें ना खरपतवार होगी बहुत। खरपतवार की समस्या जो है वो प्याज की फसल में आ रही है आपकी? हाँ जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश क्या बता रहे हैं? कीड़ा को पाले हैं, कैसे बचाएं? ठीक है जी, डॉक्टर राकेश क्या बताएं? रामजी लाल जी, आपने जब 15 दिन हो गए हैं तो आपके खरपतवार जो चौड़ी और पतली दोनों प्रकार की खरपतवार आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्याज लगाएं तो प्याज लगाते समय ही जो है हमारी एक खरपतवार नाशक आती है जो प्री इमरजेंस होती है, आपने उसका स्प्रे करना था, जो पेंडामेथिलिन दवाओं का 1.2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे कि आपकी जो खरपतवार है उगती नहीं। तो इतनी जल्दी खरपतवार आ गई है तो अब इसके लिए आपने पोस्ट इमरजेंसी जो बाद वाली है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और बाज़ार में इसके लिए ऑक्सी फ्लोरोफेन दवा नाम की एक दवा आती है जो केमिकल होती है, साथ ही साथ क्यूजाइलोफाप जो कि पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों पत्तियों का आसानी से ये नियंत्रण हो जाता है। आपने विशेष ध्यान देना है कि जो खरपतवार नाशी है उसको स्प्रे करने से पहले आप सिंचाई जरूर अवश्य करें। उसके बाद इन खरपतवार नाशियों का एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्यूजाइलोफॉप करके जो केमिकल है उसका जो स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने 2 ऑक्सीफ्लोरोफेन का भी आपने करना है, जिससे कि पतली पत्ती जो नैरो लीफ होता है उसको कंट्रोल हो जाएगा। तो आप इसका कर सकते हैं। आप कोशिश ये करें कि अगर 15-20 दिन की फसल है, अगर मैनुअली अगर उसका गुड़ाई कर सकते हैं, गुड़ाई करके नियंत्रण कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर मनोज, अब आपसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती में हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनका चयन कर सकते हैं? क्या प्राकृतिक खेती के जरिए सब्जियों की खेती और फूलों की खेती भी क्या की जा सकती है? अनाज वाली फसलों के साथ साथ सब्जियों की फसलें और इसके साथ साथ फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती सब्जियों में और फूलों में बहुत ही लाभदायक है। जो हम रासायनिक उर्वरक की सहायता से जो फसलों की बढ़वार और उसकी ग्रोथ बढ़ाते हैं, वहां पर हम जीवामृत तैयार कर सकते हैं प्राकृतिक विधि से। और जीवामृत तैयार करने के लिए किसान भाई को करना क्या है कि बस 200 लीटर का एक ड्रम हो, उसमें पानी भर दें और उसके बाद 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गाय का ताजा गोबर हो और इसके साथ ही साथ 1 किलो बेसन और 1 किलो पुराना गुड़ और पीपल के पेड़ के नीचे की 250 ग्राम मिट्टी ले लें और इन सभी चीजों को 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें पानी घोलकर बना दें। और घोल को बनाने के बाद उसको लकड़ी की सहायता से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चला के उसको छोड़ दें। 48 घंटे के लिए उसको कपड़े से ढककर रख दें। उसके बाद अगर वो जीवामृत जो हमारा तैयार हो जाता है, जिसमें कि जो रासायनिक खाद में यूरिया और डीएपी की पूर्ति हम करते हैं, वो हम जीवामृत से अपनी फसलों में कर सकते हैं। तो चाहे वो सब्जी वाली फसलें हों, चाहे फूल वाली फसलें हों, चाहे अनाज वाली फसलें हों, उसमें सब में हम जीवामृत का प्रयोग करके उन रासायनिक खादों की अपेक्षा इस जीवामृत से पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर इसके हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार जो है वो प्राकृतिक खेती से उत्पादित जो भी हमारे उत्पादन है, जो भी हमारी फसलें हैं या सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं,
इनका बाजार जो है वो कैसे हमारे किसानों को उपलब्ध हो, और उपभोक्ता के नज़रिए से भी जानना चाहूँगी कि एक उपभोक्ता को कैसे पता चल सकता है अगर वो बाजार से सब्जियां खरीद रहा है कि ये प्राकृतिक ढंग से उगाई गई सब्जियां हैं या फिर ये प्राकृतिक ढंग से उगाए गए फूल हैं या फल हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक खेती से जो भी हमारे उत्पाद तैयार हो रहे हैं उनको अगर हम एक नजर से देखेंगे तो उसकी चमक ज्यादा होगी, और इसके साथ साथ उसमें जो उसकी देर तक रहने की कैपेसिटी होगी वो भी अच्छी होगी। और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि एक अलग से बाजार इनको दिया जाए जहां पर वो प्राकृतिक खेती से उत्पादित जो भी अनाज फल सब्जियां हैं उसको वो वहां पर लाकर उस मार्केट में अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें, और उसका एक वहां पर जो बाजार देंगे वहां पर एक टेस्टिंग भी होगी जिससे कि पता चल सकेगा कि वो हमारी प्राकृतिक विधि से उगाई गई सब्जियां हैं कि रासायनिक विधि से उगाई गई सब्जियां हैं। तो दोनों के लिए सरकार निरंतर प्रयास में है कि इनको एक अलग से बाजार दिया जाए जिससे कि इनको उपभोक्ता को भी सही चीज मिल सके और इनको जो उत्पादन करता है उनको अधिक मूल्य मिल सके। इसमें लगातार प्रयास जारी है। बिल्कुल, तो आइए हमारे अगले कॉलर को जो है वो कार्यक्रम में शामिल करते हैं। संतोष जी ने अमरावती महाराष्ट्र से हमें फोन किया है, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारे पैच पे ऊपर पर जो रहता है उसको पैच पे पीला है जी। प्याज की फसल में पीलापन आ रहा है आपकी? हाँ, पैच पे जो ऊपर की जो बाली रहती है एकदम आखिरी में उस पर पीलापन आ रहा है। जी बिल्कुल। और कितने समय की हो गई अभी आपकी प्याज, और कितने समय से ये दिक्कत आ रही है? ये हमें अभी 1.5 महीना होगा लगाने को, किसी को ही किया हमने। ठीक है, डॉक्टर राकेश क्या बताएं? ये जो आपने बताया कि जो शीर्ष पर पीला पत्ते हो रहे हैं ये फंगल डिजीज होता है, और आपके जो महाराष्ट्र में है लेट खरीफ भी लगाई जाती है, जो जैसा आप बता रहे हैं कि 1.5 महीने की फसल हो गई। तो उस अभी क्या होता है, मौसम जब फ्लक्चुएशन होता है ना, तो इसमें जैसे गर्मी से, क्योंकि अभी दिसंबर तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अचानक से ये सर्दी हुई है, तो इसमें मौसम जैसे चेंज हुआ है उसमें फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा है। तो इसको बोलते हैं ब्लाइट, जो हम लीफ ब्लाइट बोलते हैं, ऊपर से पत्तियां जलने लगती है। तो आपने क्या करना है कि आप इसमें जो फंजीसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप या क्लोरोनोथोलोनिन दवाई है जो कि 2 से 3 ग्राम का प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये बाजार में उपलब्ध नहीं हो तो आप इसको मैनकोजेब और मेटालेक्जिल के कॉम्बिनेशन में भी दवाइयाँ आती है, उसको भी आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसमें नियंत्रण पा सकते हैं। बिल्कुल। ये डॉक्टर राकेश, एक प्रश्न हमें व्हाट्सएप के जरिए भी आया है और ये चंदन कुमार जी ने हमें झारखंड से भेजा है, और वो ये लिखते हैं कि इन्होंने बैंगन की खेती जो है वो कर रखी है और उसमें एक समस्या ये आ रही है कि बैंगन में फूल लग रहा है लेकिन फूल जो है वो झूल जाता है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, इनसे मैं उन किसान भाई को बताना चाहूँगा कि चंदन कुमार जी, आप जब भी जहाँ पे भी लगाए हो, एक तो आप नियमित रूप से, क्योंकि 2 तरीका होता है फूल का, मतलब झड़ना इसको कहेंगे जो झूलने की बात कर रहे हैं, कि एक तो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से भी ये प्रॉब्लम आती है, दूसरा फिजिकली अगर हम ज़्यादा सूखने के बाद पानी इरिगेशन देते हैं, जैसे आपकी ज़मीन में दरार खुल गई हो और हम फिर पानी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पौधों में तनाव आता है जिससे कि अचानक पौधों में झटका लगता है और वो फूल झड़ जाता है। दूसरा, मौसम जब चेंज होता है ना, ठंडा से गर्म से जब ठंडा होता है तो उसमें भी ये फूल झड़ने की समस्या आती है। तो उसमें आपने एक तो रेगुलर मॉइस्चर बना के रखना है, साथ ही साथ अगर ज़्यादा ये फूल झड़ने की समस्या है तो आप उसमें नेफ्थलिन एस्टिक एसिड एक हार्मोन आता है जिसको आप 1 ml दवाई को आप 4 लीटर पानी में आप स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पर ये रुक सकता है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट का आप विशेष ख्याल रखें, समय समय पे आप जो खाद सिफारिश है, जो रिकमेंडेशन है, उस खाद को भी देते रहें, और हो सके तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे NPK है, NPK 5 ग्राम, मल्टीप्लेक्स 5 ml और बोरान 2 ग्राम का स्प्रे करते रहेंगे तो आपका फूल झड़ेगा भी नहीं, फल भी अच्छा बनेगा। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राम लखन जी मौजूद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, हनुमानगढ़ राजस्थान से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो, जैविक खेती और उसमें प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर मनोज क्या बताएंगे, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? देखिए, जैविक खेती से अगर हमारा तात्पर्य है कि हम उसमें चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, नेडेव कंपोस्ट हो
इनके द्वारा जो उत्पादित हम फल सब्जियां उत्पादित करते हैं वो जैविक विधि से होती है। और प्राकृतिक खेती में हमको केवल देशी गाय का गोबर, गौमूत्र और हमारे पास बेसन और इसके बाद गुड़ और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए रहती है। तो प्राकृतिक खेती में हमको कोई अलग से कोई खर्च नहीं करना है, जबकि जैविक खेती में हमको अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसके पिट तैयार करने हैं, उसमें गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें केचुए की आवश्यकता पड़ेगी। और नेटिव कंपोस्ट अगर हम बनाते हैं तो हमारे जो किचन का वेस्ट है उसको अगर हम गड्ढे में तैयार करके भर देते हैं और 90 दिन तक अगर हम उसको बंद करके गोबर से लीप के बंद कर देते हैं तो वो हमारा जो जैविक खेती के लिए तैयार हो जाता है और 90 दिन में एकदम चाय की पत्ती के दानेदार खाद तैयार हो जाती है। वो हमारी जैविक विधि से है। और दूसरा, प्राकृतिक खेती में हमको केवल गोबर, गौमूत्र और बेसन और इसके साथ साथ गुड़ और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए रहती है, जिसमें कि हमारा बहुत ही कम लागत लगती है और अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम प्राकृतिक खेती को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कि सर्दियों के इस मौसम में कैसे करनी है सब्जियों की देखभाल। और अगर इन विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो अभी भी हमारे पास कार्यक्रम में समय है। आप हमारे को टोल फ्री नंबर के जरिए भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी और ईमेल आईडी के जरिए भी। हमारे अगले कॉलर जो हैं वो विकास कुमार जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने हमें रामगढ़ झारखंड से फोन किया है, अपना सवाल पूछे। ये मैम बोल रहे थे 3 महीने से बैगन की खेती लगाए हैं, तो ग्रोथ नहीं बढ़ता जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछे। ये मैम 3 महीने से बैगन की खेती लगाए, उसका ग्रोथ नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, बैंगन की फसल ले रखी है 3 महीने से, उसकी बढ़वार जो है वो नहीं हो रही है। हाँ जी डॉक्टर राकेश। विकास कुमार जी, आप ना जब बैगन जहाँ पे भी लगाए हैं वहाँ पे आप एक बार उसकी गुड़ाई करके अच्छे तरीके से उसमें जो है कुछ आपने जैसे डीएपी है, डीएपी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर्स आपके यहाँ मिल रहे होंगे, उनको मिला के आप मिक्स करके एक बार लगा के और पानी लगाइए और उस पर स्प्रे करें। फोलियर स्प्रे भी करेंगे, जैसे एनपीके है 19-19-19 एनपीके आता है बाजार में, आप जी आप उसको 10 ग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आता है मल्टीप्लेक्स के नाम से, आप उसको 10 ml का प्रति लीटर के हिसाब से, प्लस में आप बोरान भी लीजिए 2 ग्राम, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी पौधे छोटे रह जाते हैं। तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही आपको पौधों में बढ़वार भी मिलेगी और उसमें फल भी अच्छे आएंगे। और एक बार आइए हम फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर मनोज, प्राकृतिक खेती के बारे में आज जो है वो आप जानकारी दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि प्राकृतिक खेती में शुरुआत जो है वो किस तरीके से की जाए। तो कोई अगर प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहता है तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, और आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी फसल को सबसे पहले जो है वो अपनाना चाहिए इसमें, अगर कोई इसके अंदर शुरुआत करना चाह रहा है तो? अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं
तो प्राकृतिक खेती को करने के लिए उनको सबसे पहले ये प्रण करना होगा कि हम उसमें कोई रसायन नहीं डालेंगे। दूसरा, इसके बाद कोई भी फसल हो उसका चयन अगर वो कर लेते हैं तो उसका बीज का शोधन वो बीजामृत की सहायता से कर सकते हैं। बीजामृत बनाने के लिए विधि बताई थी, उसमें उसको करना है कि 5 किलो गोबर लेना है, ताजा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र और आधा किलो बेसन और आधा किलो गुड़ पुराना पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी का घोल बनाकर बढ़िया से उसको हम घोल बना लेंगे और जो भी बीज हम बोने जा रहे हैं उसका बीज जो है उससे शोधित कर दें। बीज शोधित से मतलब यह है कि उस पर वो जो तैयार किया गया हम बीजामृत वो उसके बीजों पर अच्छी तरीके से चिपक जाए और उसको हल्का सुखाकर छाया में उसके बाद उस बीज की बुआई कर दें। वो इसके बाद उनको करना यह है कि जो हम खादों की पूर्ति बाद में डीएपी और यूरिया की मात्रा से करते हैं, मान लीजिए जैसे हम गेहूं की बात करते हैं तो अगर वो बाद में यूरिया का स्प्रे करते हैं, यूरिया डालते हैं अपनी खेत की सिंचाई करने के पहले, तो वहां पर वो जीवामृत का प्रयोग कर लें। और जीवामृत का प्रयोग अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से जो रासायनिक खाद यूरिया की पूर्ति यूरिया से करते हैं वहां पर वो जीवामृत से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा, देखिए इसका प्राकृतिक खेती का आयाम जो है वो है घन जीवामृत। घन जीवामृत के लिए उनको करना यह है कि 100 किलो गोबर चाहिए, 100 लीटर जो है गौमूत्र चाहिए और इसके बाद 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और इसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे की 1 किलो मिट्टी चाहिए। जहां पर किसी भी रसायन का प्रयोग न किया गया हो, चाहे रासायनिक खाद की बात करते हो या रासायनिक दवाओं का प्रयोग बिल्कुल न किया गया हो, वहां की मिट्टी लेकर उसको बढ़िया से आटे की तरह गूंथ लें और उसके छोटे छोटे गोले बना लें। उन गोलों को हम अपनी खड़ी फसल में अगर दे देते हैं तो वो धीरे धीरे घुलकर हमारी खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से खाद देंगे और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो अच्छी होने लगेगी और उसके बाद कोई भी अगर हम उसमें फसल उत्पादित करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी प्राकृतिक विधि से उत्पाद हमारा तैयार होगा। तो ये 3 आयाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, चाहे जीवामृत हो, बीजामृत हो और घन जीवामृत हो। इन 3 चीजों को बनाने के लिए बस हमारे पास एक देशी गाय अवश्य होनी चाहिए। एक देशी गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर से हम 1 एकड़ की खेती बड़ी आसानी पूर्वक कर सकते हैं और उसमें आपको कोई अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं वहां पर ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, उनको बनाकर हम अपने खेत में उनका स्प्रे अगर हम करते हैं तो कोई भी हानिकारक रसायन हमारे पौधों में, हमारे फलों में नहीं जाएगा और जिनका अगर हम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर मनोज, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारी आपने प्राकृतिक खेती के संबंध में हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में हमारे अगले कॉलर जो है वो बहादुर सिंह जी मध्य प्रदेश से है फोन लाइन पर। कार्यक्रम में जल्दी से उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहादुर सिंह जी, कार्यक्रम में सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, प्याज हमारा बढ़ोतरी में है, 1 महीना का मेरे करके प्याज की फसल के संबंध में जानना चाह रहे हैं कि 1 महीने की हो गई, बढ़वाड़ नहीं हो रही है उसकी? सर, प्याज के बारे में चाहता हूँ, प्याज बढ़ नहीं रही है। ठीक है, हमें आपका प्रश्न समझ में आ गया है। डॉक्टर राकेश जल्दी से चाहेंगे इस पर उत्तर। ये आपने जब प्याज की अगर आपकी 25-30 दिन की फसल हो गई है तो एक बार आप नड़ाई गुड़ाई करके इसमें जो दूसरी यूरिया की हमारी डोज है, साथ ही साथ उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे डोजेज हैं जैसे डीएपी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट का। और आपने खास ध्यान देना है कि प्याज में आपने सल्फर का जरूर इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपकी पौधों में बढ़वार भी अच्छी होगी और वो प्याज की क्वालिटी भी अच्छी होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और विषय के संबंध में इतनी अच्छी जानकारियां आपने दी और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छे समाधान दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, हमने आज जानकारी हासिल की प्राकृतिक खेती के बारे में और साथ ही जाना कि सर्दियों के इस मौसम में कैसे अपनी सब्जी फसल की आपने करनी है देखरेख। इसके साथ ही आइए आपको बता दें हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। तो अपने अगले हेलो किसान कार्यक्रम में है हम बात करने वाले हैं प्याज एवं लहसुन में समसामयिक कार्यों की।
और साथ ही बात होगी आम के बागों की देखभाल की। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जो है वो आप नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। आप इस नंबर पर अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे इस लाइव फोन कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे इस लाइव फोन कार्यक्रम को देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।